क्या पेगासस भारत का वाटरगेट स्कैंडल है? नमस्कार, मैं मनीष हिंदवी। 17 जून 1972 अमेरिका का वाकया है। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के वाटरगेट कॉम्प्लेक्स स्थित हेडक्वार्टर में कुछ चोर पकड़े गए। उस समय किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि इन चोरों का कनेक्शन तत्कालीन रिपब्लिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड एम निक्सन से है। निक्सन उस वक्त अपने री इलेक्शन में जोर शोर से लगे हुए थे। कहानी को समझने के लिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। मई 1972 में निक्सन की पूरी टीम वापस उन्हें चुने जाने के लिए जुनून की हद तक लगी हुई थी और किसी हद तक जाने को तैयार थी। इन लोगों ने किया क्या कि अपने कुछ लोगों को भेजकर डीएनसी के हेडक्वार्टर्स से कुछ टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चोरी कराए और इतना ही नहीं, उनके ऑफिशियल फोन्स को बग कराया। मगर हुआ क्या कि जो ये बगिंग थी वो ठीक से काम नहीं कर रही थी। 17 जून 1972 को वापस 5 लोग फिर भेजे गए वायर टेप्स ठीक से लगाने के लिए, मगर इस बार उनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी और वो पकड़े गए। उस वक्त किसी को भी जरा भी ये अंदेशा नहीं था कि पूरा माजरा क्या है। और हल्ला मचने पर अगस्त 1972 में अपनी एक स्पीच में निक्सन ने कसम खाकर इस बात को कहा कि किसी भी तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट या उनकी कमेटी का किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट इस प्रकरण से नहीं है। नतीजा, निक्सन बहुत ही ज़्यादा वोटों से नवंबर में वो चुनाव जीत गए और वापस प्रेसिडेंट चुन लिए गए। मगर वॉशिंगटन पोस्ट के 2 रिपोर्टर्स बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टीन लगातार इस स्टोरी को अनर्थ करने में लगे रहे। इतना ही नहीं, ट्रायल जज जॉन जे सिरिका और सीनेट इन्वेस्टिगेशन कमेटी के कुछ मेंबर्स भी लगातार लगे रहे, जिसकी वजह से सच बाहर आया और निक्सन का रोल प्रूव हुआ और अंततः अगस्त 1974 में निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा। कहते हैं वाटरगेट स्कैंडल अमेरिका की राजनीति की धारा मोड़ने का काम करता है। वहां के लोगों में अपने नेताओं को सवालों के घेरे में लाने का काम करता है, मतलब सवाल उठाने का। लोकतंत्र में सवाल बहुत जरूरी है। और इतना ही नहीं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को एक नए क्रिटिकल वे में देखने का काम करता है वाटरगेट स्कैंडल। मगर ये सारी बात इस समझ पर निर्भर करती है कि आप किसी भी घटना को किस रूप में लेते हैं। भारत में घटनाओं को देखने का तरीका ही एकदम अलग है। हम तुरंत जज्बाती हो जाते हैं। हम सही गलत तर्क से बाहर आकर जज्बातों से चीजों को जोड़ते हैं जो अभी हो रहा है। तो आप पूछेंगे कि ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, इसकी आज की डेट में प्रासंगिकता क्या है। ये सारा वाकया तब शुरू हुआ जब इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर पेगासस को लेकर चर्चा शुरू हुई। उसका एक डेटा लीक हुआ जिसमें दुनिया भर के हजारों लोगों के नंबर थे कि इनकी जासूसी कराई जा रही है। उसमें भारत के भी 300 लोगों के नाम और नंबर हैं। ये डेटा लीक पहुंचा फॉरबिडन स्टोरीज, एक फ्रांस की कंपनी है, पब्लिशिंग कंपनी है, उसके पास, और एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास। उन्होंने आगे इसको शेयर किया दुनिया भर के प्रतिष्ठित 17 मीडिया हाउसेस से, जिसमें वॉशिंगटन पोस्ट, गार्जियन जैसे पब्लिकेशंस हैं, और भारत में द वायर। जाहिर सी बात है, तूफान मच गया पूरी दुनिया में। भारत का मानसून सत्र शुरू होने वाला था। लगातार संसद में हंगामा हुआ इस पर। भारत में पब्लिक तो उतनी अवेयर नहीं है, उतने सवाल नहीं पूछती, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर सवाल पूछा, क्योंकि मैं अभी आगे इस पर बात करूंगा कि ये बड़ा गंभीर मसला है। जिस तरीके की अनरेगुलेटेड और इतनी ज़्यादा ये जासूसी की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि जो स्नूपिंग है ये अपने आप में पूरा एक अलग मुद्दा है,
इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे, लेकिन आज अपने को फोकस रखेंगे पेगासस पर। खैर, ये जो एनएसओ ग्रुप है इजराइल का, ये क्लेम करता है अपनी वेबसाइट पर कि ये सिर्फ सरकारी एजेंसियों के लिए काम करता है, दुनिया भर के टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की जासूसी करके टेररिस्ट घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए जो दावा करता है। आगे सरकारी एजेंसियां इसका कैसा इस्तेमाल करती हैं, ये तो भी हम आप इस पर लगातार चर्चा कर ही रहे होंगे। लेकिन आपको याद होगा कि 2019 में एक बार बवाल और मचा था जब व्हाट्सएप ने इस बात को कहा था कि उसके कुछ यूज़र्स का डेटा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, जिसमें भारत में भी 121 लोगों का नाम था। उस वक्त भी एक्सपर्ट्स ने सरकारी एजेंसियों के शामिल होने की बात कही थी, जिसका एक मुकदमा चल रहा है, व्हाट्सएप ने कर भी रखा है। कुछ सारे लोगों के नाम पर चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन कुछ नामों की तरफ आपको ले चलूंगा और दिखाना चाहूंगा कि कैसे ये बड़ा खेल है। इसमें एक नाम राहुल गांधी का है। राहुल गांधी के नंबर्स पर जासूसी हुई 2018 से 19 के मध्य तक। वो कौन सा दौर था? इलेक्शंस का, लोकसभा इलेक्शंस हो रहे थे। अशोक लवासा इलेक्शन कमिश्नर 2019, उनका फ़ोन। प्रशांत किशोर। और एक और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात सामने आई है। आपको याद होगा कि जस्टिस गोगोई पर एक लड़की ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाया था। उस लड़की और उसके परिवार वालों के 11 नंबर जिस दिन उसने इल्ज़ाम लगाया है, उसके उसी हफ्ते से सर्विलांस पर ले लिए गए थे। इस बीच इजराइल ने एक सीनियर इंटर मिनिस्ट्रियल टीम गठित कर दी है जो इन आरोपों की जांच करेगी। फ्रांस पहले भी जांच की बात कर चुका है। व्हाट्सएप एक परमानेंट इंजंक्शन की बात कर रहा है कि एनएसओ ग्रुप को उसके सिस्टम्स को एसेस करने से परमानेंटली रोक दिया जाए। क्या होगा यह भी देखा जाएगा। फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, गूगल, इंटरनेट एसोसिएशंस, लिंक्डइन, ये सब इस लड़ाई में अपने को शामिल कर चुके हैं। ये लड़ाई कहाँ तक पहुँचेगी, कहाँ तक हम इस स्पाईवेयर टारगेटिंग को रोक पाएंगे, ये भविष्य बताएगा। भारत में एज इट इज़ खेल चालू है डिनाइल का। सरकार कह रही है कि मानसून सत्र शुरू होने वाला था और एक साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। तो दुनिया भर के 45 देशों के हज़ारों नाम इसमें आए हैं, लेकिन साजिश सिर्फ भारत के खिलाफ हो रही है। तो ईश्वर इन लोगों को सद्बुद्धि दे कि ये इस तुरंत खारिज कर देने वाले मानसिकता से बाहर हैं, है ना। और अगर बात कोई घटना हुई है तो उसकी जांच कराई जाए। तो ये जो तुरंत सब कुछ मढ़ देने वाला है ना कि नहीं साहब हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, जो पैन वर्ल्ड वाइड जो घटना है उसको इस तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता। उधर एनएसओ ग्रुप ने तो खैर मनाही कर दिया है कि उसका हमसे कोई मतलब नहीं है। कुछ बहुत रेलेवेंट सवाल हैं, बहुत मौजूद सवाल हैं जिन पर हमको चर्चा कर लेनी चाहिए। तो ये जो पेगासस स्पाईवेयर है ये भारत में कैसे आया, महत्वपूर्ण सवाल है। जो सॉफ्टवेयर बना था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रैक करने के लिए, उन घटनाओं, आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए, उसकी जद में पॉलिटिकल राइवल्स, जर्नलिस्ट, खासतौर से वो जो सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, एकेडमिशियंस, ये कहां से आ गए? सरकारी अधिकारी और ख़ास तौर से महत्वपूर्ण अधिकारी, इलेक्शन कमिश्नर की बात अभी मैंने की, ये उस जद में कैसे आए? ये महत्वपूर्ण सवाल है। अगर सरकार इन्वॉल्व नहीं है जैसा कि वो कह रही है, तो फिर कौन इन्वॉल्व है? चौथा सवाल, ये इतना जो अनरेगुलेटेड और अनमॉनिटर्ड सर्विलेंस है, क्या ये लोकतंत्र के लिए घातक नहीं है? और अब आखिरी दो महत्वपूर्ण सवाल, जिसका पहला सवाल ये है कि ये डेटा कहां स्टोर हो रहे हैं। अगर सरकार ये करा रही है तो एक तो सरकार के पास स्टोर्ड है, अगर नहीं करा रही है तो क्या भारत का कोई अन्य ग्रुप करा रहा है सरकार के अलावा, तो उसके पास स्टोर्ड है। और अगर वो भी नहीं करा रहा है तो क्या कोई विदेशी ताकत इस जासूसी को करा रही है, तो वो डेटा वहाँ स्टोर्ड है। और एनएसओ ग्रुप के पास तो स्टोर्ड है ही है। इन सारी संभावनाओं में
क्या ये खतरा नहीं है कि हमारे डेटा बाहर के देशों में जाकर स्टोर्ड हैं? क्या ये भयावह स्थितियां नहीं हैं? और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भविष्य में हम इलेक्शन जीतने के लिए किस हद तक जाएंगे? लोकतंत्र और तानाशाही के बीच का फर्क क्या है? सीमाओं का ही तो फर्क है। जब संविधान सम्मत या संविधान की सीमाओं में काम होता है तो वो लोकतंत्र है, और जब कोई सीमा नहीं रहती तो वो तानाशाही है। तो क्या इन सीमाओं को मिटाने पर हम आमादा हैं? और अगर हां, तो ये खतरे की घंटी है। जो राज करता है, वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई अन्य दल हो, उसकी सीमाएं संविधान सुनिश्चित करता है। और हम लोगों को नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को याद रखते हुए सवाल उठाने होगा और सरकार पर इस दबाव को बनाए रखना होगा कि इस लोकतंत्र को हमने बड़े लड़कर हासिल किया है और हमें इसे बनाए रखना है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर सवाल उठ रहे हैं तो सवालों को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। निष्पक्ष जांच से बात बाहर आएगी। अगर सरकार सही है तो भी, और गलत है तो हमें आगाह करेगी। मुझे लगता है हम सब लोगों को मिलकर सवाल उठाने चाहिए और सरकार से कहना चाहिए कि एक निष्पक्ष जांच इस महत्वपूर्ण और क्रिटिकल मसले पर ज़रूर कराई जाए। कैफ भोपाली की कुछ पंक्तियां हैं जो बड़ी मुफीद बैठती हैं। ये दाढ़ियां, ये तिलकधारियां नहीं चलती। ये दाढ़ियां, ये तिलकधारियां नहीं चलती। हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चलती। ये दाढ़ियां, ये तिलकधारियां नहीं चलती। हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चलती। कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरदार, कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काट कर सरदारियां नहीं चलती, सरों को काट कर सरदारियां नहीं चलती। सवाल उठाते रहिए, और लोकतंत्र में सरकार अच्छी वही है जो आपके सवालों का संज्ञान ले, उन्हें खारिज ना करे और निष्पक्ष रहकर ही एक बेहतर लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। निवेदन फिर वही है कि अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।